पावर की बात करें तो देखिए किस तरह से जो वाटर होता है, आपने डैम्स देखे होंगे, तो वो जो डैम्स है उनको बहुत ऊंचाई से नीचे फेंका जाता है। तो जब पानी फ्लो होता है, तो जब पानी यहाँ पे आता है तो देख सकते हैं यहाँ पे टरबाइन होता है, यहाँ पे ब्लेड्स होती हैं, जिसके घूमने से यहाँ पे जो जनरेटर होता है वो उसकी वजह से जो ये देखिए टरबाइन्स होती हैं, इनकी वजह से जो पानी है वो टर्न होता है, एंड ये जो ब्लेड्स होती है ये मूव करती है, ठीक है, ये पानी को मूव करती है, एंड इसकी वजह से जो जनरेटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है, एंड फिर यहाँ से ये जो ट्रांसमिशन लाइंस जो है इस तरह से जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको प्रोड्यूस किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है। फिर ये जो वाटर बचता है, आप देखिए ये जो वाटर है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के बाद ये वाटर जो है इसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो ये वाटर को बाद में किस चीज के लिए यूज किया जाता है, इस वाटर को बाद में इरिगेशन के लिए यूज किया जाता है। अगर वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी हम बात करें तो वर्ल्ड में 1/4 इलेक्ट्रिसिटी हाइडल पावर से जनरेट होती है, यानी पानी से जनरेट होती है। लीडिंग प्रोड्यूसर्स की बात करें वर्ल्ड में तो पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील, चाइना इसके लीडिंग प्रोड्यूसर्स है। इंडिया में कुछ हाइडल पावर स्टेशंस की बात करें तो भाखड़ा नंगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स है जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। नॉर्वे वर्ल्ड का पहला ऐसा देश था जिसने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप किया था। अब अगर देखिए ये कन्वेंशनल सोर्स के यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स दिए हुए हैं, ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। जैसे देखिए कन्वेंशनल सोर्सेस हम एक आध कुछ पढ़ेंगे, लेकिन बाद में अगर आपको उसको डिटेल में पढ़ना होगा तो आप सर्चेस के पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए हम एक बार फायरवुड का पढ़ते हैं। तो देखिए फायरवुड में हम देखेंगे एडवांटेजेस, पहले देखते हैं। इजी एक्सेस है, मतलब इजीली अवेलेबल है, एनर्जी प्रोवाइड करता है लार्ज नंबर ऑफ पीपल को। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसको कलेक्ट करने में, लकड़ियां ढूंढने में टाइम लगता है। अगर हम देखें तो जब हम इसको जलाते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, तो हमारे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन क्रिएट होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है क्योंकि CO2 एमिट हो रहा है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा। डिफॉरेस्टेशन होता है क्योंकि फायरवुड हमें कहाँ से मिलता है, पेड़ों से मिलता है, तो हम ऑब्वियसली इसके लिए पेड़ काटते हैं तो इससे डिफॉरेस्टेशन होता है। तो ये इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है। ये सारे जितने भी कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं इनके एडवांटेजेस एंड साथ में डिसएडवांटेजेस दिए हुए हैं, तो आप इसको बाद में पढ़ सकते हैं। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात करें तो देखिए जो कि इजीली अवेलेबल है। हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स है वो दिन ब दिन क्या उनकी शॉर्टेज होती जा रही है, साथ में उनकी वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। इस वजह से हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की तरफ मूव कर रहे हैं। जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी, आपने देखा होगा कि मोदी गवर्नमेंट सोलर एनर्जी को, सोलर पैनल्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है। इलेक्ट्रिसिटी, ई व्हीकल्स को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रही है, सो दैट हम लोग क्या है अपने पेट्रोल को बचा सकें एंड साथ में हम अपने एनवायरनमेंट को पोल्यूट होने से रोक सकें। विंड एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, बायोफ्यूल है, बायोगैस है। अब एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सोलर एनर्जी, इसमें सोलर पावर, देखिए सोलर पैनल्स होते हैं, इसमें सोलर सेल्स जो होते हैं उनको सेल्स को ज्वाइन करके सोलर पैनल्स बनाए जाते हैं। ये सोलर पैनल है। इससे देखिए क्या होता है, इससे जो हीट होती है, वो जो सन की रेज होती है उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। फिर ये जो सोलर एनर्जी है इसको हम सोलर हीटर्स की तरह भी यूज कर सकते हैं। सोलर कुकर्स, देखिए एक टाइप के सोलर कुकर्स होते हैं, उसको आप रखेंगे अगर तो वो चार्ज हो जाते हैं, उसमें किस तरह से खाना पक जाता है वो आप देखेंगे। सोलर ड्रायर्स होते हैं। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट देखिए तरीका है जिससे हम सोलर एनर्जी जो हमारी अबंडेंस अवेलेबल है किस तरह से हम उसको यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी या फिर एनर्जी प्रोड्यूस करने में। एंड इस एनर्जी को आप फिर बाइक में लाइटिंग के लिए यूज कर सकते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स में इसको यूज कर सकते हैं। जिस तरह से आप मेट्रो में देखेंगे, जैसे दिल्ली मेट्रो है, ठीक है, वहां पे कितना ज्यादा सोलर पैनल्स यूज होता है और उसके बेसिस में जो मेट्रो है वो वर्क करती है। विंड एनर्जी की बात करें तो देखिए ये मोस्टली कोस्टल एरियाज या डेजर्ट एरियाज में आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पे काफी ज्यादा बैरन लैंड होती है, जहाँ पे हवा जो होती है वो बहुत ज्यादा तेज होती है। इसमें जो ये मिल्स होते हैं, देखिए ये जो होते हैं ये घूमते हैं, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस होती है। आपने काफी ज्यादा विंड फार्म्स ऐसे देखे होंगे जहाँ पे ऐसे विंड मिल्स आपने देखने को मिलेगी, स्पेशली कोस्टल एरियाज मैंने आपको बताया है होते हैं। अगर विंड फार्म्स हम देखें तो आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, नीदरलैंड्स में, जर्मनी में, डेनमार्क में, यूके में, यूएसए एंड स्पेन में। यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी विंड प्रोडक्शन होता है। न्यूक्लियर पावर की बात करें तो देखिए क्या होता है कि जो न्यूक्लियर पावर जो होती है इसमें हम एनर्जी निकालते हैं या पावर लेते हैं कहाँ से, जो नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं।
थोरियम एंड यूरेनियम, इनको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बोलते हैं। इनके एटम्स के जो न्यूक्लियाई होता है, ठीक है, एटम्स का भी एक स्मॉल जो पार्ट होता है न्यूक्लियाई, उसमें से हम एनर्जी को निकालते हैं। उसमें देखिए एनर्जी होती है, ठीक है, उसमें कुछ एनर्जी स्टोर्ड होती है, तो उस एनर्जी को हम जब निकालते हैं और उससे जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियर पावर। तो ये जो फ्यूज होते हैं, इसको हम किस तरह से, इससे एनर्जी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स होता है जहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन किया जाता है, उससे पावर एमिट पावर होती है, ठीक है, मतलब पावर जनरेट होती है। ऐसे पावर को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पावर बोलते हैं। देखें तो वर्ल्ड में इसके लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स, इसके ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर कौन कौन है, यूएसए है एंड यूरोप है। इंडिया में अगर हम देखें तो इंडिया में राजस्थान एंड झारखंड है, जहां पे यूरेनियम के काफी डिपॉजिट्स आपको देखने को मिलेंगे। फिर किस तरह से इस यूरेनियम का इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यूज होता है। थोरियम की अगर बात करें तो थोरियम आपको केरला में एक टाइप की सैंड्स है जिनको हम मोनोजाइट सैंड्स बोलते हैं, तो आपको केरला में मोनोजाइट सैंड्स में थोरियम देखने को मिलेंगे और राजस्थान झारखंड में यूरेनियम। इंडिया में अगर हम न्यूक्लियर पावर स्टेशन की बात करें तो कालापक्कम है तमिलनाडु में, तारापुर है महाराष्ट्र में, राणा प्रताप सागर कोटा राजस्थान में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में, कायगा कर्नाटक में है। ये सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स है, यहाँ पे न्यूक्लियर फिशन के थ्रू न्यूक्लियर पावर को प्रोड्यूस किया जाता है। किसका यूज करके, यूरेनियम एंड थोरियम का। जियोथर्मल एनर्जी की बात करूं तो देखिए जो भी एनर्जी हीट, हम जो भी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं अर्थ की हीट यूज करके, उसको हम बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। आपको ये तो पता ही है कि हम अर्थ के जितने इंटीरियर में जाते रहेंगे टेम्परेचर क्या है, इंक्रीज होता रहेगा। तो डीप डाउन क्या होता है, जो हीट होती है, ठीक है, टेम्परेचर जो होता है वो इतना ज्यादा बढ़ता है, तो उस हीट को हम लोग पावर जनरेट करने में यूज करते हैं एंड इस पावर को हम जियोथर्मल पावर बोलते हैं। अब देखिए कैसे होता है, ये कैसे पॉसिबल है। तो देखिए अब इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये जो हमारे घर में, अपने घर में पंप्स देखे होंगे, तो वो जो पंप्स होते हैं वो यहाँ तक जाते हैं। वेल्स देखने को मिलेंगे, वो बस इस लेवल तक जा सकते हैं, ग्राउंड टेबल तक। इसके डेप्थ में वो नहीं जाते। इसके डेप्थ में भी आप देखें तो यहाँ पे बहुत ज्यादा, जितना आप नीचे जाएंगे उतनी ज्यादा हीट होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, इतनी ज्यादा हीट होती है, उसकी वजह से जो ग्राउंड लेवल पे जो वाटर है वो हीट हो जाता है, वो बॉयल होने लग जाता है। तो वो बॉयल जब होता है तो हमारे यहाँ पे कुछ ऊपर नेचुरल क्रैक्स होते हैं अर्थ में, जैसे ये एक नेचुरल क्रैक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नेचुरल क्रैक है ये। तो ऐसे नेचुरल क्रैक से जो वो पानी है वो बाहर आ जाता है। तो इसको यूज करके हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और इसको बोलते हैं जियोथर्मल पावर। तो ये जो एक्चुअली जो बाहर ये पानी गर्म आता है, इसको हम हॉट स्प्रिंग्स बोलते हैं। हॉट स्प्रिंग्स देखिए मोस्टली आपको ठंड वाली जगह में देखने को मिलेंगे एंड ये हॉट स्प्रिंग्स बहुत सारी चीजों के लिए यूज किए जाते हैं। हीटिंग के लिए यूज किया जाता है, बेदिंग के लिए यूज किया जाता है, खाना बनाने के लिए यूज करते हैं। यूएसए जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट्स है, फॉलोड बाय न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस एंड सेंट्रल अमेरिका। मोस्टली आप देख सकते हैं यहाँ पे ठंड वाली जगह है जहाँ पे थर्मल ये जो है हॉट स्प्रिंग्स या जियोथर्मल एनर्जी है। इंडिया में जियोथर्मल प्लांट्स अगर आप देखें तो आप मणिकरण हिमाचल प्रदेश में देख सकते हैं एंड लद्दाख में पूगा वैली में। टाइडल एनर्जी की बात करें तो टाइडल एनर्जी ऐसी एनर्जी जो टाइड्स को यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, टाइडल एनर्जी। तो देखिए क्या होता है, जब हाई टाइड्स होती हैं तो हाई टाइड्स का यूज करके, ठीक है, यही टरबाइंस है, सेम जैसे हमने देखा था हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, उसी तरह से ये टरबाइंस होते हैं। जब हाई टाइड होता है तो हाई टाइड्स के टाइम में टरबाइंस घूमते हैं और जिस वजह से जो जनरेटर है वो ऑन होके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। इस तरह से जो टाइडल एनर्जी है उसको हम हार्नेस कर सकते हैं। अब देखिए ये इतना इजीली है, इतना सारा हमारे पास ओशंस है, सीज है, जहाँ पे हम इजीली इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग कर सकते हैं। कितने सारे एरियाज में हम फ्री इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर इनके लीडिंग प्रोड्यूसर्स की बात करें तो रशिया, फ्रांस एंड इंडिया में देखें तो गल्फ ऑफ कच्छ में टाइडल मिल्स आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पे टाइड्स की हेल्प से एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है। वर्ल्ड में पहला टाइडल एनर्जी स्टेशन कहाँ पे बना था, फ्रांस में। अब आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि वर्ल्ड में पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कौन सी कंट्री ने जो करा था, आपने याद होगा। अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइए। एंड वर्ल्ड में पहली टाइडल एनर्जी कहाँ पे हुई थी, स्टेशन कहाँ पे शुरू हुआ था, फ्रांस में। बायोगैस की बात करें तो देखिए जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, जैसे आप देख सकते हैं इमेज में, ये देखिए लाइव स्टॉक वेस्ट है, ठीक है,
साथ में यहाँ पे क्रॉप्स कुछ ऐसे होते हैं जब बिल्कुल वेस्ट हो चुके हैं, जो हमें यूज़ नहीं करते हैं, या लिविंग डेड मटीरियल होता है, जैसे डेड लीव्स हैं, ठीक है? फिर यहाँ पे वेस्ट वाटर होता है, फूड वेस्ट होता है, ये सबको वो क्या करते हैं, एक डाइजेस्टर के अंदर डाल देते हैं। इसमें जो बैक्टीरियाज़ होते हैं, ठीक है, जो क्या होता है, डिकम्पोजर्स होते हैं, जो डिकम्पोज करते हैं, किसी चीज़ को ब्रेक डाउन करते हैं। डिकम्पोज का मतलब क्या होता है, चीज़ों को ब्रेक डाउन करना। एंड एनाएरोबिक कंडीशन क्या होती है, पे दिखा ना एनाएरोबिक डाइजेस्टर, तो एनाएरोबिक होता है मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो ये सारा जो खाना पीना जो है इसको क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, यानी कि डिकम्पोज करेंगे, यानी कि ब्रेक डाउन करेंगे। जब वो ऐसे ब्रेक डाउन करते हैं तो क्या होता है, गैस फॉर्म होती है, तो जिसको हम बोलते हैं बायोगैस। अब ये बायोगैस देखिए हीटिंग के लिए यूज हो सकती है, साथ में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी यूज हो सकती है। अब इलेक्ट्रिसिटी में भी इसको यूज कर सकते हैं। ये बायोगैस क्या होते हैं, बायोगैस एज ए बायोमीथेन आप यूज कर सकते हैं। बायोमीथेन ये जो फ्यूल होता है इसको आप गाड़ी में यूज कर सकते हैं, गैस ग्रिड में यूज कर सकते हैं। साथ में आप इसको डाइजेस्टेड यूज में भी यूज कर सकते हैं, यानी कि ये जो इसमें से मटेरियल मिला है इसको आप एज ए फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए, या लाइवस्टॉक बेडिंग में आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए ये जो बायोगैस होती है, बायोगैस में मोस्टली दो गैस सबसे ज्यादा अवेलेबल होती है, एक होती है मीथेन, एक होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इट इज एसेंशियल मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड CO2। बायोगैस यूजुअली एक्सीलेंट किस चीज के लिए, कुकिंग के लिए है, लाइटिंग के लिए है। इसमें बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैन्योर प्रोड्यूस होता है, ऑर्गेनिक मैन्योर जो कि मैंने आपको बताया था एज ए फर्टिलाइजर, आप सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज